प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग बहुत बेसब्री से उच्चतर न्यायिक सेवा की नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथी झारखंड का एग्ज़ाम देकर कुछ घर वापस आ गए हैं, कुछ रास्ते में हैं और कुछ देवघर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये हम लोगों का करियर, खास करके न्यायिक सेवा में अगर आपने 30 की एज कंप्लीट कर ली है तो हर दिन हर सेकंड के साथ अपने आप को ही संतुष्ट करना बड़ी चुनौती होती है। परिस्थितियों से जकड़े गृहस्थ, पढ़ाई या दोनों का मिक्सअप जीवन अगर आपका चल रहा है तो चुनौतियां अपरंपार रूप से खड़ी रहती हैं। तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी हैं वैवाहिक जीवन, बच्चे, पत्नी, परिवार के साथ इसमें सरवाइव करते हैं और उसका सबसे उच्चतम बिंदु होता है किसी भी स्टेट का उच्चतर न्यायिक सेवा। सफलताएं अगर शुरुआती दौर में मिल जाती हैं तो बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं प्राप्त हो जाती, लेकिन ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी होती है कि जहां आप जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए थोड़ा सा ताकतवर हो जाते हैं। आज की बातें हम आपसे इसी मुद्दे पे करेंगे कि इन सब दरख्तों के बीच से जब आप ऐसे समय को फिसलते हुए देख रहे हों और आपके सामने चुनौतियां मुहवाए खड़ी हों तो उस समय को कैसे पास करें, कैसे नियंत्रित रखें अपने आप को और कैसे अगले पल होने वाले किसी महत्वपूर्ण सूचना आधारित, विज्ञापन आधारित, परीक्षा आधारित चुनौतियों से निपट सकें। हमको यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे साथ मात्र ऐसी घटना हो रही ऐसा नहीं, इससे हर शख्स, हर कंपटीटर दो चार हो ही रहा है। तो इसको लेकर प्रेशराइज्ड होने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन कितना भी कहें वो प्रभाव छोड़ता ही है। जैसे यूं कहें कि अगर लाइफ 2-4 दिन सही ढंग से चली, पढ़ाई अच्छी हुई, तीसरे दिन स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया या कहीं जाना पड़ गया या कहीं कुछ समस्या आ गई तो उससे कंटिन्यूटी भंग हो जाती है और पढ़ाई पर 100 घड़ा पानी पड़ जाता है। यह तैयारी में असर डालता है और तैयारी के रिदम को तोड़ता है। तो माइनस मार्किंग का पेपर हो तो दोहरा नुकसान पहुंचाता है और ना हो तो भी नुकसान पहुंचाता ही है। जो लोग अपेक्षा से अधिक नंबर लेके आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, इसी यूपीएचजीएस के पेपर में ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो 100 नंबर का क्वेश्चन हाई कोर्ट इलाहाबाद पूछेगा लेकिन वो 80 के ऊपर चले जाएंगे, 85, 87, 89, 90। ऐसे लोग संख्या में सीमित होते हैं लेकिन होते तो हैं। ऐसे ही आपके यूपी जुडिशरी का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जूनियर डिवीज़न, हमारे पास ऐसे 5-6 अधिवक्ताओं का फ़ोन आया था जो 340 तक सही किए थे, 350 तक सही कर गए थे। इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो प्रीलिम्स बेस की तैयारी में अपना पुनरावलोकन, नए क्वेश्चन के संग्रह पर पैनी नज़र और सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स वगैरह, जहां स्वभावतः गलत हो सकता है, बिल्कुल तात्कालिक घटनाओं पर, करंट अफेयर्स पर उसका बहुत ही बेहतरीन तैयारी होती है या तैयारी करने का तरीका होता है। इन्हीं चुनौतियों के बीच में होता है। ऐसा नहीं जिन लड़कों के ये नंबर आए हैं उनकी परिस्थितियां नहीं हैं, विचित्र हैं, लेकिन प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते उसका एक रूटीन वर्क हो जाता है। और आप जानते हैं, चाहे आने वाली जे हो, चाहे आने वाली एपीओ हो और चाहे एचजेएस आ चुकी है, फुल नोटिफिकेशन आना है, इन तीनों वैकेंसियों में से किसी में बिहार एचजेएस मिलाकर अब मेंस के लिए नहीं, अब आप प्रीलिम्स की तैयारी को शुरू करें। मैं खुद अपने टेस्ट सीरीज तो चालू रखा ही हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद स्पेशली बताऊँगा डेट, कब से लोकल लॉ,
और माइनर लॉ पर भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी और कब आप उससे जुड़ सकते हैं। ऐसी कोई सेवा निःशुल्क नहीं है, ये सशुल्क है। उससे जुड़ने के लिए हमें हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा 7705090393 पर। आप उससे जुड़कर अब की बार होने जा रहे उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा या बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में अपनी स्थिति को आंकने, उसे बेहतर करने और अपने सफलता को सुनिश्चित करने की एक प्रायोगिक प्रयोगशाला में एंट्री आपको मिल सकती है। मेरे कहने का उद्देश्य या सीरीज में जोड़ने का उद्देश्य, आपको बताने का उद्देश्य कदापि नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमारे सीरीज से आएंगे या हूबहू वही क्वेश्चन होंगे, नहीं। हमें एक ऐसे स्तर पे आपको विकसित करके पहुंचाना है कि जहां आप स्वयं से प्रश्न पत्र कैसा आए ट्रैकल कर ले जाएं, आपको ये पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जहां आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन ये कर पाएँ खुद से तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सीरीज ही जुड़ा जाए। हाँ, मेंस लेवल पर एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, प्रीलिम्स लेवल पे भी पड़ती है, जो नया है, बिल्कुल नया है। लोकल लॉ को प्री की दृष्टि से कभी नहीं पढ़ा है, हमेशा पढ़ा भी है जूनियर डिवीज़न में, तो मेंस के अकॉर्डिंग। तो इन वैकेंसीज़ में जो गजट है, जानते हैं 83 सीट है, अगर कोई अतिरिक्त व्यवधान बाद की वजह से, स्टे ऑर्डर की वजह से या हाई कोर्ट की किसी डिसीजन की वजह से अगर डिले नहीं होता है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि अगर अप्रैल में फॉर्म भरवा ले गया तो जुलाई के आसपास, जैसे जून के आसपास राजस्थान एपीओ हो सकता है, ऐसे जुलाई के आसपास नए सेशन में यूपी एचजीएस का प्रीलिम्स हो सकता है। इसके पहले की कोई गुंजाइश नहीं है। लक्षण ये भी दिखाई देते हैं कि बिहार हायर जुडिशरी बी इलेक्शन के बाद ही प्रीलिम्स होने की संभावना बनती है। यह भी मुझे प्रतीत होता है कि पहले बिहार का ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें विवाद नहीं है। यहाँ अगर एक ही भी विवाद के कारण किसी भी अन्य वजह से भी डेट टली, तो आप इस पर मान के चलिए जुलाई का भी समय और आगे बढ़ सकता है। ये 24 जुलाई के बाद से आगे बढ़ सकता है। अगर विवादों के माया जाल से, मकड़ जाल से माननीय उच्च न्यायालय का ये अब की बार का जो नोटिफिकेशन है बाधित नहीं हुआ, तो अगर बाधित हुआ तो समय डिले करता ही जाएगा, और ये कितना करेगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन संकेत इस बात के हैं कि बिल्कुल नॉर्मली आपका एग्ज़ाम सही समय पे हो जाए, संदिग्धता है। आप देखें, महज 4 दिन बचा है। आज 12 तारीख को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और 1:30 बज रहा है। कौन सी ऐसी संस्था है जिसका 15 तारीख से फॉर्म भरा जाना हो और नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन उपलब्ध ना हो? ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त रूप से झकझोरता है, सवालों पे सवाल खड़े करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे आपका यह बस नहीं होता है कि आप अपना फल अपने हिसाब से प्राप्त करें, वैसे यहाँ भी यह बस नहीं हो सकता कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को डिक्लेयर करें, घोषित करें, निकलवाएं, भरें। ये नहीं संभव है। अथॉरिटी बॉडी माननीय उच्च न्यायालय का परीक्षा सेल है, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, समय बताएगा। लेकिन इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि नोटिफिकेशन के आने के बाद सारे विवादों को निर्मूल रूप से ख़त्म मान लिया जाए और कोई विवाद रह नहीं जाएगा। इस बात की पूरी प्रबल संभावना है कि नोटिफिकेशन के आने के बाद संभवतः 2 या 3 ऐसे प्रकरण आ जाएं जो आपके मसले को, आपके विज्ञापन को, आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया को प्रभावित कर दें। ये परम संभावना है, क्योंकि स्थिति ही ऐसी फंस गई है। और आप ये पाएंगे शुभ साइड जैसा होता है ना, कि सुबह सुबह निकले, सुबह उठते ही अगर आपके सर में कहीं चोट लग गई तो दिन भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। सुबह अगर आपकी आँख खुलते ही कुछ अच्छा घटा तो उस दिन कई घटनाएं शुभ में आपको घटती नजर आती हैं। शुभ अशुभ होता है, वो अनुभव करने वाले और अस्तरवान व्यक्ति को समझ में आता है। जड़ बुद्धि, कटी पतंग वाले जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को भी सपोर्ट करने वाले यहाँ हिंदुस्तान जैसे राज्य में अरबों हैं, लाखों की संख्या है जो कटी पतंग जैसे हैं और कटी पतंग वालों को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनको
यह एहसास नहीं होता कि वो कटी पतंग है। तो ऐसे ये लाइफ में जब आप ये तैयारियों में हैं तो आपके सामने ये जो विचित्र स्थिति है कि आप कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते, कह नहीं सकते। इसीलिए मैंने अपने उन सारे अधिवक्ता साथियों को कहा कि जो एचजेएस दे सकते हैं वो ये राजस्थान एपीओ भी अप्लाई कर दें। कौन पता इतना बुरा हो कि यूपी एचजेएस हो ही ना पाए, लंबा खिंच जाए, तो उस समय आप राजस्थान में एक चांस, अगर कैपेबल हैं, आपने चीज़ों को कवर कर लिया तो मेंस देने को मिल जाएगा। जहां आप कुछ नहीं है वहां राजस्थान में एपीओ तो हो सकते हैं। इसलिए प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन एक अपवाद के साथ। जो लोग आरओ में जीएस के बदौलत स्ट्रांग हैं वो अपने जीएस को ही और स्ट्रांग करें। क्यों? आने वाली एपीओ या जे में दामाद नहीं लगते आप कमीशन के कि आपको सेलेक्ट कर लेगा या आपका जैक है, प्री का नंबर बदल दिया जाएगा। नहीं, आपको अगर जीएस मजबूत है तो और मजबूत करें, और आने वाले एपीओ में 50 नंबर में 35 से ऊपर, 40 के ऊपर सही करने की कोशिश करें। जे में 150 क्वेश्चन के पेपर में मिनिमम 90 नंबर सही करें। ये धैर्य लेकर पढ़ें, राजस्थान छोड़ दें। अपने स्टेट में प्रेफरेंस तो मिलेगा ही, अनदर स्टेट है, उसकी ट्रेडिशन परंपरा रही है कि अनदर स्टेट के लोगों को नहीं लेता। लेकिन ऐसी प्रक्रिया में राजस्थान कमीशन, हाई कोर्ट इस तरीके से इन्वॉल्व फंस गया कि वो अब ये कहते नहीं बनता, निगलते नहीं बनता। फिर भी वो अपनी स्थितियों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन पाए हुए अवसर को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। हर परीक्षा सिलेक्शन के लिए ही नहीं होती, हर परीक्षा सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचने के लिए भी होती है। और ख़ास करके तब जब 45 साल तक की एज में फीमेल और 42 से 43 साल तक की एज में जनरल मेल को अलाउ किया गया है। ऐसा कभी संभव है क्या किसी भी स्टेट में? उस स्थिति में आप एचजेएस के पैरेलल खाली अधिवक्ता होने से एपीओ होने की गुंजाइश पाते हैं। ये अप्लाई करें, जाएं। और हमारी नई अधिवक्ता बहनें जो हैं, अंडर 25 हैं या 25 के पास, तो 30 के अंदर हैं, युवा हैं, उनको भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? अरे भाई, जो आपकी यूपी एपीओ में सिलेबस है उतना ही दे के आइए, मत पढ़िए एक दिन और फालतू। अगर आपका जीएस बढ़िया है तो जीएस की तैयारी करते रहिए, लेकिन वो पेपर दे के आइए, पैसा खर्चा कीजिए। 600 रुपया फॉर्म की कीमत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। टक्कर लीजिए। राजस्थान के सवालों को आप देखेंगे, कोई भी साल पेपर सॉल्व करें तो आपको दिमाग ठहरेगा कि राजस्थान लोक सेवा, राजस्थान हाई कोर्ट, ये परीक्षाएं या राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई परीक्षाएं में जो सवाल पूछे जाते हैं वो अच्छे होते हैं, लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। उससे आपका विधिक ज्ञान ही नहीं बढ़ता, बल्कि विधिक समस्याओं को रूपी सवाल को हल करने और उसको हल करने की तकनीक का ज्ञान होता है। आपको समझ आता है बेयर एक्ट की लाइनें कैसे पढ़ें, क्या किस ढंग से पढ़ें, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि सवाल कहाँ से बनता है। केवल जोड़े बनाओ, सेक्शन में क्या है, ये तो फटे हाल क्वेश्चन है। किस चैप्टर में क्या है, ये महामूर्खाधिराज क्वेश्चन बोला जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि सदोष लाभ क्या है, सदोष हानि क्या है, और उसके लिए 4 ऑप्शन बनाए जाएं, जैसा कि यूपी एचजेएस में लोकल लॉ के साथ पूछा जाता है। माइनर के तो नहीं, लेकिन लोकल लॉ के क्वेश्चन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बहुत ही जबरदस्त बनाता है और यही वो बाहर कर देता है। ऐसे ही राजस्थान में चाहे सीआरपीसी का क्वेश्चन पूछेगा तो भी, जैसे गार्निसी दे दिया, सीपीसी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जुडिशरी में, अब गार्निसी के 4 ऑप्शन बना दिए, तो बहुत सारे तो अधिवक्ता जो नए नवेले हैं उनको गार्निसी पता ही नहीं होगा, निर्णित ऋणी का ऋणी है। तो ऐसे क्वेश्चन वो पढ़िए, इस उम्र में जानिए कि ये यहाँ सिलेक्शन उतने कम सीट में जो लगभग 60 के आसपास है, मेल फीमेल मिलाकर, नए कमर का बिल्कुल नहीं होने वाला है। 9 वहाँ लोकल और माइनर एक्ट हैं, वहाँ ना जाइए। हम किन लोगों को जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? जो एचजेएस देने लायक हैं, जो जुडिशरी देने लायक हैं और 30 के ऊपर चल रहे हैं, कई दफ़े प्री मेंस दे चुके हैं, कहीं मिल नहीं रहा, वो ना छोड़े ये मौका। आपकी स्टेट की जुडिशरी और एपीओ डिले करने में ज़्यादा डिले कर जाए। आप देख रहे हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम जुलाई में करवाने के लिए कमीशन आमादा है। तो ऐसे में आने वाले भविष्य में क्या छुपा है, उसके चक्कर में, उसके आशा में वर्तमान में आए हुए थाली को लात नहीं मारनी चाहिए।
और अपनी स्थिति को मैं दो लोगों को स्पष्ट कह रहा हूँ, मत जाइए। एक जिनका जीएस बहुत स्ट्रांग है, आरओ का पेपर बड़ा मस्त हुआ था वो, और दूसरे वो जो बिल्कुल न्यू कमर हैं, जिनको बिल्कुल तैयार नहीं है, अपनी आईपीसीए नहीं तैयार है, वो माइनर क्या पढ़ने जाएंगे। तो वो चुपचाप अपनी स्टेट की तैयारी धीमी गति से करें, वो समय जाने पर बात करने का कोई मतलब नहीं। कम से कम इस परीक्षा में वो उन व्यक्ति को जाना चाहिए जिनको ये विश्वास हो कि प्रीलिम्स हम निकाल लेंगे, क्योंकि मेंस लगभग टोटल सीट का 15 गुना ये लोक सेवा आयोग ने स्वीकार किया है। उतने लोगों को हम मेंस दिलवाएंगे, अच्छी खासी संख्या मेंस की होगी। 181 में 15 का गुणा कीजिए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बनता है। कहने का मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को भुनाया जा सकता है सही रणनीति से। उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में मान लीजिए एक स्थिति ये भी बनती है, अगर आप यूपी हायर जुडिशरी के शेड्यूल डेट, मान लीजिए सब कुछ सही रहा, कोई वाद विवाद नहीं हुआ, सही से फार्म भरा लिया गया, समय से परीक्षा की डेट घोषित की गई, जून लास्ट में 1% बिहार एचजेएस की डेट टकरा गई, तो उन स्थितियों में जिसकी प्रायोरिटी आप खुद से देते हो, मेरे कहे पे मत जाएं, उसी एग्ज़ाम को आप केवल ट्रैकल करें, बाकी छोड़ दें। अब ये मत कहिएगा सर वो पैसा जो चला गया वापस कैसे आएगा। इतना तो करना पड़ेगा भाई, इतनी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर अमल कीजिए। हमारी अधिवक्ता बहनें भी चौकन्ने होकर सुने। हमारा इतना बिजी विस्तृत शेड्यूल रहता है। कल से मैं अपनी लाइव बोर्ड की क्लास स्टार्ट करूंगा जो पेड ग्रुप की है, एक दिन लॉ एक दिन लोकल लॉ चलेगा। तो ऐसी स्थिति में समय बिल्कुल नहीं होता है। पेपर को तैयार करने में, पंचायती राज के सवालों को सेट करने में या चकबंदी के सवालों को सेट करने में अच्छी खासी मेहनत और मशक्क़त होती है, खास करके उस स्तर के सवाल बनाने में जो माननीय उच्च न्यायालय जिस तरीके से बनाता है। कुशलतम लोग बैठते होंगे, मुझे ऐसा साफ साफ फील होता है। खास करके कमीशन का जो एक्सपर्ट जोन है उससे बेटर लॉबी है हाई कोर्ट की, जो लोकल लॉ के सवालों को सेट करती है। माइनर लॉ के सवालों को इजमेंट, पार्टनरशिप और इक्विटी ट्रस्ट से जो सवाल आते हैं वो भी अपने आप में दम खम रखने वाले होते हैं। आप सोचें, टार्ट से भी 1 या 2 सवाल पूछ ही लेते हैं, यहाँ तक कि लिमिटेशन निगोशिएबल से सवाल पूछे जाते हैं यूपीएसजेएस में। बिहार हायर जुडिशरी में जितने प्रश्न पत्र हैं वहाँ की एक खासियत क्या है कि वहाँ पेपर में आप इंग्लिश माध्यम में ही पाते हैं। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में दोनों माध्यम में प्रीलिम्स का पेपर उपलब्ध होता है। इन सब चीज़ों पर आप अगर देखें तो सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन लास्ट में कहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जैसा ना हो जाए। जैसा कि देखिए, 2 लोगों को केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया है, क्या कर सकते हैं। तो एक ये चुनौती के रूप में है कि जब आप जान रहे हैं कि इसमें कुछ होता नहीं लास्ट में, फिर भी आपकी परिस्थितियां वहीं घुमा घुमा के लड़ा रही हैं। इससे निपटने के लिए किसी अन्य के ऊपर थोपने, अन्य के ऊपर ढालने से काम नहीं चलेगा। स्वयं की मजबूती, स्वयं के लड़ने का ढंग ही आपको उस मुस्तकबिल पोजीशन तक पहुंचा सकता है जहां आप जाने के लायक हैं। आपके अपने खुद के मानने से ऐसा नहीं होता, खुद के साबित करने से भी ऐसा नहीं होता। अगर परमात्मा ने आपकी नियत में वो रखा है तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, चाहे कम पढ़े हों, चाहे ज़्यादा पढ़े हों, चाहे बिल्कुल रोज डूबे हुए हों किताब में, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके प्रारब्ध में वो चीज़ें हैं तो लास्ट में घुमा फिरा करके आपको मिल ही जाती हैं। ये जीवन की सच्चाई है, समझ रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखें। और हमारे द्वारा जो कल से क्लासेज स्टार्ट हो रही है रेवेन्यू की, और साथ ही जीएस की भी क्लास रहेगी, और एक दिन के बाद प्रोसीजर में एविडेंस खत्म होने वाला है। लगभग लास्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ चले हैं। तो आने वाले मुश्किल से 5-7 दिन में एविडेंस खत्म हो जाएगा। हम शुरू करेंगे सीआरपीसी। साथ ही इसमें यह भी ध्यान मुझे रखना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का क्लास है, तो इसमें जो सीआरपीसी रहेगी उसका पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से भी संबंध स्थापित करने की कोशिश करूंगा। और अगर यूपी एचजीएस के फुल नोटिफिकेशन में डेट सब्जेक्ट चेंज हुआ, मान लीजिए उन्होंने न्याय संहिता ही लगा दी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम लगा दिया, तो यकीन मानिए आपके जूनियर डिवीजन और एपीओ के भी परिवर्तन किए बगैर मानेंगे नहीं। तो उस स्थिति में हमको रास्ता साफ हो जाएगा और हम नई संहिताओं में पढ़ाने लगेंगे। लेकिन अगर हम लोगों की ही नोटिफिकेशन में, यानी यूपी एचजीएस के फुल नोटिफिकेशन में ये तीनों पुरानी ला रहती है, तब तो फिर
इस बात की आशंका बरकरार रहेगी कि आप लोगों में भी वही कंटिन्यू करें, क्योंकि चेंज करने की फुल अथॉरिटी बॉडी इस समय माननीय उच्च न्यायालय है। अब असेंबली में की जरूरत नहीं है कि प्रपोजल वहां पास करवाना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बदलाव है जो 11 जनवरी 2024 के दिन कंफर्म हुआ। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल, तबीयत का ख्याल, अपनी अध्ययन में कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाते हुए आने वाले 4 महीने, 5 महीने या हद 10 महीने से 15 महीने के बीच में जब ये वैकेंसी फाइनल हो तो उसमें आपका भी रोल नंबर हो और आपको भी फाइनल सक्सेस मिले। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, राजस्थान के लिए स्पेशल क्लास चाहते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्गत एपीओ के लिए जो मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें कंटिन्यूटी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप हमारी व्यस्तताएं समझें। जैसे मौका मिलेगा मैं क्लास डाल दूंगा, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, लेकिन यह है कि कोशिश यही रहेगी कि आप अपने ढंग से मेहनत करते रहें, क्योंकि ये सफलता इस एग्जाम में उसी को मिलेगी जो बहुत ही पेशेवर ढंग से पढ़ेगा। अन्यथा केवल सीट आती है, उससे कई गुना बड़ी बड़ी सीट अनदर स्टेट में आई और आप गए भी लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक सूझबूझ के सहारे ही तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। मिलेंगे कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलने के वादे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।